मुझे डार्क कैसे आ रहा है वो चेक कर ले वो। ब्लू आ रहा है पूरा, दिख नहीं रही। ये उससे होगा, मैनुअल वाला। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर आपका 9 है। टॉपिक टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाटरशेड डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल डिस्पैरिटी। इसके कीवर्ड निकालने हैं आज अपने। इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स, स्टार्ट। पानी। इसको दे दी मोटे वाले काम को। इंडिया वाले पेपर में ये याद रखना, ज्योग्राफी में गवर्नमेंट की स्कीम जितना हो सकता है यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडवांटेज है एक, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट काफी कर रही है स्कीम्स को लेके वो। इंडियन ज्योग्राफी में आप काफी स्कीम्स यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर।
अपना लिखना है, ये नहीं देखना, ये तो बाद में बताऊंगा मैं। टाइम ओवर। चलो भाई, अब लिखा है, लिखा। वेट लूजिंग, स्पोर्ट्स, सब बढ़िया, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल डेवलपमेंट, एक बार ठीक है। ठीक है, बेटर है। तीन चार पॉइंट और ऐड करेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली ये था, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रखी है, बस इसको पकड़ना था। अधिकतर बच्चे बाकी अपनी बातें लिख देंगे सारी, तो वो उतना अप्रोप्रिएटनेस नहीं आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक है, अब मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग ब्रेक कर दो कि किन किन लेवल पे आप मैन्युफैक्चरिंग या उससे जो लिंकेजेस हैं, जैसे स्किल इन्होंने लिखा है, स्किल एक लिंकेज है मैन्युफैक्चरिंग का, उन्हीं पे बात करनी है। अब देखो पहला क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो वहां पे लोकल रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे आयरन हो, चाहे कॉटन हो, जैसे गुजरात में कॉटन है ना, ईस्टर्न इंडिया में आपका आयरन एंड स्टील। तो ये तो रिसोर्स हो गए, लोकल रिसोर्स। इसमें फिर मैंने, क्योंकि इंडस्ट्री तो सिंगल वर्ड है ना, तो सिंगल पॉइंट थोड़ी लिखना है आपको वहां पे, पॉइंट तो 10 लिखने हैं, तो 10 को डिवाइड कैसे करना है वो चीज देखनी है अपने को। तो इंडस्ट लोकल रिसोर्स को तीन में कर दिया, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और एक आपका हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, सारी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट ही। बस वर्ड्स निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगली बार कभी मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो आपके सारे डायमेंशन होंगी ये। फिर अगला देखो, इंडस्ट्री कोई एक और कर दो, डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री, है सारा वही पार्ट, उसको अलग अलग वर्ड्स में लिखना है। तो डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री होगी तो वहीं पे ही लोकल लेवल पे रीजन स्पेसिफिक में क्या करेगी, जॉब क्रिएशन करेगी और माइग्रेशन को कंट्रोल करेगी, माइग्रेशन विल बी रिड्यूस्ड। इसमें एग्जांपल दे दो आप असम की टी इंडस्ट्री का, वो एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में दे रखे हैं सारे, मॉडल आंसर में वो एग्जांपल सारे मिल जाएंगे आपको। मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट, उसके अलग अलग डाइवर्जन्स, उसका एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ना है, और एक मैप बन जाएगा कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगाओगे और उससे कैसे जॉब क्रिएशन होगी। सेकंड, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, देख रहे हो वर्ड तो वही है, इंडस्ट्री वही लग रही है। एक को मैंने बोल दिया डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री, एक को मैंने डिवाइड कर दिया, रिसोर्स बेस्ड होगी, आपकी एग्रो बेस्ड होगी, और एक आपका कैंडी क्राफ्ट होगी, मतलब वो वर्ड ही घुमाना है। फिर एक को बोल दो इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगा दो लोकल लेवल पे, जैसे कानपुर में हो गया लेदर। तो कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे मैन्युफैक्चरिंग, और जो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्ड है जो आपने लिखा है एसईजेड लिख दिया, उस तरीके से बात, ठीक है। फिर अगला कर दो एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्री को बूस्ट, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, तो इनको बूस्ट करो, क्योंकि एमएसएमई भी लोकल लेवल पे जॉब क्रिएट करेगी, ठीक है ना। तो बस वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये कीवर्ड्स मिल गए आपको सारे, एमएसएमई और ये सारे जो मैंने ठीक है। फिर रीजन स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट करनी है, आपने लिखा हुआ स्पेसिफिक, पर करनी कैसे, रीजन स्पेसिफिक। मुरादाबाद में जो है वो अलग, हर एक स्टेट का अलग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो आना था यहाँ पे, उसको प्रमोट करो। एक पॉइंट और आएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मॉडल आंसर मैंने दे रखा है। देन वैल्यू एडिशन एट द लोकल लेवल। अब समझो, पहले क्या हो रहा था, लोकल लेवल से रॉ मटेरियल ले रहे थे और वैल्यू एडिशन कहीं पे और हो रहा था, तो वहां पे पैसा चला जाता था। अब अगर आपने लोकल लेवल पे वैल्यू एडिशन कर दिया तो आपको लोकल लेवल पे भी क्या होगा, हाई इनकम जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी सारे टर्म किसके, ये मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स है। तो आपको ये समझना कि जो ब्रॉड क्वेश्चन बोला हुआ है, पूछा हुआ है, उसमें से मैं कैसे अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ उसको, वो डिवाइड कर दिया मैंने, वैल्यू एडिशन, रीजन स्पेसिफिक, स्किल। एक लास्ट वो आएगा, ये स्किल मैंने लिख ही दिया, स्किल है ना। एक पॉइंट और है आपका, सारे वही टर्म है, बस हम कैसे वर्ड को घुमा रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। एक वो लड़का बस इंडस्ट्री में रह जाएगा बच्चा, और एक उसने घुमा दिया रूरल बेस्ड इंडस्ट्री, कोई अलग थोड़ी है रूरल पर वर्ड्स। टॉप पॉइंट्स कितने हो गए आपके, 7 पॉइंट हो गए, लिख दो। एग्जाम्पल, मिलेट्स प्रोसेसिंग। अभी तक क्या हो रहा था, मिलेट्स को लेके जाके शहर में प्रोसेस कर रहे थे, वहीं पे करा दो ना प्रोसेसिंग, मिलेट प्रोसेस, खत्म बात। तो रूरल बेस्ड इंडस्ट्री, और एग्जाम्पल दे दो रूरल बेस्ड इंडस्ट्री के, एक मैप बना दो कि रूरल बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे ये है, बस खत्म काम, ऐसे लिखना था। फिर इसके बाद भाई ऐसा ही होता तो कुछ दिक्कत थोड़ी थी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। फिर क्या चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, और फिर क्या उसके लिए आगे गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिसी मेजर, पॉलिसी मेजर्स। एक एक लाइन, दो दो लाइन में या डायग्राम में अगर दे पाओ तो ठीक है, क्योंकि स्पेस बचेगी इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, क्योंकि इतने पॉइंट नहीं आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के आपको, तो ये स्पेस स्पेस फिलिंग का काम करेंगे और कंप्लीशन का सेंस देंगे। फिर लास्ट में मैंने 3 केस स्टडी दी है इसमें,
वो आप फर्दर कहीं यूज करते हो, आप एग्जाम में एक ही लिख पाओगे। मैंने तीन दिए, तमिलनाडु और कानपुर में आपकी लेदर बेस्ड इंडस्ट्री, असम में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में आपकी बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज, और गुजरात में आपकी टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल। ये लोकल एग्जांपल केस स्टडी मैंने मॉडल आंसर में आपको मिल जाएगी। मतलब ऐसे आप कर सकते हैं, गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बेस्ड, तमिलनाडु और कानपुर में लेदर बेस्ड, लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, ये केस स्टडीज होगी जहाँ पे लोकलाइज रिसोर्स को यूज करके उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, आपने प्रूव कर दिया उसको लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, सेंस अब आया थॉट प्रोसेस। ऐसे कह रहे हैं नहीं, अबे सोचेगा तभी तो आएगा यार, नहीं से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। PYQ और आंसर राइटिंग का ये दिमाग खुल जाता है, स्टार्टिंग में सभी को नहीं आता, लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे उसको, क्योंकि आपको पता चल गया प्रोसेस क्या है ना। तो ये इंप्रूवमेंट करनी है हमें रोज। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन व्हाट वे माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया? 200 वर्ड्स, 12.5 मार्क्स, 9 मिनट्स। सर क्वेश्चन पेपर शेयर करना। क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन पेपर जो आवाज है आ, उसको शेयर हाँ करना एक बार। नवीन। सर जो क्वेश्चन पेपर है उसको शेयर करना एक बार क्या? व्हाट्सएप पर। जो क्वेश्चन पेपर है ना सर, हाँ हाँ। उसको शेयर करना एक बार अच्छा मैं व्हाट्सएप। भूल गया, शेयर करना, कर देता हूँ, ठीक है। गौरव, मेरी, अच्छी।
टाइम ओवर। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि दो चीज याद रखना है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी का पेपर होएगा, एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स। एक तो ये पॉइंट हर जगह लग जाएंगे आपको इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। दूसरा, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, RS, ये वाले पॉइंट हर जगह लग जाएंगे। उससे आप बेटर अपने जो भी प्रोग्राम कर रहे हो ना उसका यूटिलाइज करो एज ए ब्यूरोक्रेट आप उसको, तो वो आपको एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये हर एक में लगेंगे पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट हो गए। अब आगे देखते हैं कैसे बिल्ड करना है आंसर को। तो इसका भी जब मैं मॉडल आंसर दिखाऊंगा आपको पहले, तो आप देखोगे कैसे मैंने इंट्रोडक्शन में गवर्नमेंट के प्रोग्राम को लिंक किया है कि कैसे माइक्रो वाटरशेड प्रोग्राम गवर्नमेंट के बाकी प्रोग्राम से अलाइन होके काम करेगा। किसमें? हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एंड सेमी एरिड एरिया। एक तो आप मैप बना के दिखा सकते हो ये एरिया ड्रॉट प्रोन और सेमी एरिड है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताओगे कैसे माइक्रो शेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो वाटर कंजर्वेशन को हेल्प करेंगे। पहला तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उनके थ्रू, और स्टोरेज होती है। और माइक्रो वाटर शेड डेवलपमेंट के अंदर एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप दिखा सकते हो क्या क्या एक्टिविटी होंगे डायग्राम के थ्रू। लेवलिंग ऑफ द लैंड, है ना, कंटूर बंडिंग, डैम्स, एफोरेस्ट्रेशन। पर्पस यही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, रेन वाटर को स्टोर करना है, और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना है। फिर उसमें देखो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वो सारी बातें हो जाएंगी और यही सारी बातें चलेंगी कॉमन वाटर शेड वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इनको रट लो। इसके अंदर ये कई बच्चे तो ये भी नहीं लिखेंगे, तो पहला लेवल तो ये बच्चे लिखना ही लिखना है। फिर दो पॉइंट मैंने ऐड करवा दी, गवर्नमेंट स्कीम और वो सारे। फिर सेकंड लेवल आएगा, इनमें जो जो एग्जांपल लिख देगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, वो एक हायर लेवल हो गया। फिर तुम अबव एवरेज नंबर खेल रहे हो 10 में से 6 की तरफ, ऐसे है। और ये लिखोगे तो 4 पे 2 नंबर का फर्क वहां पे आएगा। वो मैंने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं विद केस स्टडी। इवन यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर मैंने कच्छ की स्टडी दे रखी है। और ये एक तरीका होता है मैप बनाने का, कि आप पहले एक इंडिया का मैप बनाओ ऐसे, ठीक है, पूरा अपने इंडिया का मान लो मैप बना के, फिर आप इसमें यहाँ से एक एरो निकाल लो ऐसे, जो मैंने आपके मॉडल आंसर में दिया है। फिर यहाँ पे अलग से गुजरात का मैप बना दो और यहाँ पे आप दिखा दो। तो ये एक तरीका होता है मैप को रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका ये भी है। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप निकाल सकते हैं इसमें। फिर अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप देख लेना। इसमें आंध्र प्रदेश का दिया है मैंने, हर एक का अलग अलग दिया है स्टेट्स का, ठीक है। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस आएगा इससे, क्योंकि जब ऑलरेडी वाटर होगा तो हम डिपेंडेंसी किस पे, मानसून पे कम हो जाएगी। तो ये वर्ड्स निकालने हैं, मानसून पे डिपेंडेंसी कम होगी इनकी। फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या था, टेक्नोलॉजी का यूज करो आप, GIS मैपिंग का और रिमोट सेंसिंग का अपने भुवन प्रो। उससे क्या फायदा होगा, आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को कौन सी साइट चूज करनी है जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग हो, जहाँ पे पानी अपने आप नेचुरली आ रहा हो, एफर्ट कम लग रहे हो, तो वो साइट ऑप्टिमाइजेशन भी तो करोगे आप। वो टेक्नोलॉजी का हेल्प लोगे। पता चला आपने कहीं बना दिया पॉन्ड, वहां पे अब स्लोप पे है, पानी वहां पे जा ही नहीं रहा, समझ रहे हो? वो भी पूरा देखना पड़ेगा एज ए ब्यूरोक्रेट आपको, ठीक है। ऑप्टिमाइज साइट सिलेक्शन फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ये टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया आपने। फिर ये 3 पॉइंट कॉमन है, पहले क्वेश्चन में भी थे और इसमें भी लगेंगे। ये जो चीज हो रही है इसमें कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे, क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं और क्या केस स्टडी है। सुखो माजरी केस स्टडी है, रालेगांव सिद्धि केस स्टडी है, ठीक है। ये मैंने लिख दिए सारे। हिवारा बाजार महाराष्ट्र की केस स्टडी है, सौराष्ट्र की केस स्टडी है। 3 4 केस स्टडी होगी, उसको मैप में बना दो और उसमें लिख दो क्या क्या इंपैक्ट हुआ है उससे, बस ऐसे फ्रेमिंग होनी थी इसकी। तो पहले आपने क्वेश्चन को एड्रेस किया, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया वो बताया आपने। फिर आपने चैलेंजेस, पॉलिसी मेजर्स और केस स्टडी। केस स्टडी को बीच में भी ले सकते हैं हम, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये 3 होने चाहिए मतलब। लास्ट में कंक्लूजन। ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन है या इंडियन ज्योग्राफी है, इनको तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ब्लैंक हो जाते हैं या रिपीटेटिव वर्ड्स लिखते हैं। होते सिंपल है, लेकिन वो वर्ड्स आने चाहिए दिमाग में। अब तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया होगा। अब रीजनल डेवलपमेंट का, है ना, इनका माइक्रो शेड वाटर का, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, पॉइंट्स रिपीट होंगे सारे। क्वेश्चन एक ही आना है वहां पे उसका, तो तुम कर लेना सारा उसमें। थर्ड, मेंशन द कोर स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया
and explain the nature of convergence, collaboration, and competition for its success. 15 marker, 250 words, 11 minutes. एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट भी अगेन इंपॉर्टेंट थीम है, जो आप डायरेक्टली दोबारा आ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो आप वापस कहीं भी इसको यूज कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन.
टाइम हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं बता रहा हूँ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, या इसको इस तरह दिखा रहा हूँ। इंडिया में तो गुजरात दिखा सकते हैं, गुजरात अलग से बता सकते हैं, ये एक तरीका होता है। सर मेंशन द माइक कोर प्लीज। स्ट्रेटजीज, जो कोर स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे for transformation of aspirational district in India and explain the nature of सर माइक लगा convergence. लीजिए ना प्लीज। Okay, okay. Explain the nature of convergence, collaboration and competition for its success. तो पहले तो आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके बारे में बताओगे, एडीपी के बारे में स्टार्टिंग में। फिर ये आओगे कोर स्ट्रेटेजीज क्या फॉलो कर रहे हो। तो उसमें पहला वाला है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ना, उनके ऊपर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जो बेसिक चीज आती है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे आएंगे। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद ही कर लो। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, केपीआई को, कि ये है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो वो कीवर्ड ढूंढेगा एग्जामिनर से क्वेश्चन के अंदर, ये क्योंकि ऑलरेडी सेट बाय नीति आयोग, तो ये आपको वैसे ही लिखना है। तो केपीआई पहला होगा कोर स्ट्रेटेजी का, इसमें 6 कंपोनेंट हो गए, ये 6 कंपोनेंट याद होने चाहिए। फिर उसके बाद करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, है ना, ये इसका पार्ट ही है। और एक इसमें लास्ट में आएगा बॉटम अप अप्रोच, ये दोनों साथ ले सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और बॉटम अप अप्रोच। फिर कन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट्स स्कीम, ये भी है, कन्वर्जेंस की बात हो रही है, उसी को बाद में एलोबरेट करोगे, पर ये कोर स्ट्रेटेजीज है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगी, है ना। इनोवेशन भी है इसका पार्ट भी, जहां पे नीति आएगा वहां पे इनोवेशन का एक पॉइंट डाल देना। वो इनोवेट, बॉटम अप अप्रोच, कन्वर्जेंस और इनोवेशन। फिर उसके बाद ये वाले वर्ड सारे डाल देना, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। तो नीति आयोग के 7 वर्ड तैयार हो गए आपके। वो सारी बातें यही करते हैं नीति आयोग, बॉटम अप्रोच, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन और इनोवेशन। तभी तो अटल इनोवेशन मिशन बनाया, एम। तो ये ऐसे कीवर्ड्स अगर याद हो गए तो फिर आंसर में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीति आयोग का कोई भी प्रोग्राम आएगा उस 7 वर्ड के थ्रू आंसर कर दोगे आप। ये रेप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, ये भी कर रहा है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है उनको रेप्लीकेट कर दो। ठीक है। लोकलाइज प्लानिंग एंड बॉटम बेस्ड अप्रोच, तो यहां तक तो हो गया कोर स्ट्रेटजी, ये 7 पॉइंट हो गए कोर स्ट्रेटेजी के। अब लिखोगे कन्वर्जेंस, तो वर्टिकल कन्वर्जेंस सेंटर स्टेट और ये वाला, और एक हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेंस अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज, ये दोनों कन्वर्जेंस हो गया। कोलैबोरेशन में भी वही सेंटर स्टेट वाला भी आएगा, प्लस में एनजीओ हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, उन सब में कोलैबोरेट, बाकी स्टेक होल्डर्स हो गए, कम्युनिटी हो गया, उन सब में आपका कोलैबोरेशन। फिर कंपटीशन में एक तो रैंकिंग, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो, डेल्टा रैंकिंग बाय नीति आयोग। ठीक है। और जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना है और इंसेंटिव करना है। तो कंपटीशन में अधिकतर बच्चे ये लिखेंगे रैंकिंग वाला, ये और आपको मिल गया पॉइंट, कि आप उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको इंसेंटिवाइज करो। ठीक है, लिखा है ये वाला, ये लिखने वाला यहाँ तक तो सब लिख देंगे। अब ये हायर लेवल 1 नंबर और बढ़ाने वाली बात है, कि आप उनको रिकॉग्नाइज करो और इंसेंटिवाइज करो, है ना। परफॉर्मेंस ड्रिवन माइंडसेट हो गया। और पीयर प्रेशर एंड मोटिवेशन, जब आपस में सब करते हैं मोटिवेट, उससे फिर एग्जांपल लिखा जम्मू कश्मीर में भी कुपवाड़ा में ऐसे डेवलपमेंट हुई, ये केस स्टडी होगी बस। इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर रीचिंग द लिमिट्स ऑफ इकोलॉजिकली कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अपनी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट पे दे आर रीचिंग, क्रिटिकली इवेलुएट। ठीक है, एक सेकंड, ये है 200 वर्ड्स, 12.5 मार्क्स, 9 मिनट्स मिलेंगे। ये 15 मार्क्स, ये 12.5 है मार्क्स। ठीक है, ड्यू टू टूरिज्म लिखा हुआ है, मेन बात है।
टाइम ओवर। अब इसमें एंगल ये था, ये किया किसने? हेलो ऑनलाइन, ये वाला किया है किसने? ये क्या लिखा हुआ है सर? क्या करो? क्या लिखा है सर, ये नॉट यूनिफॉर्मली? है सर ये लिखा हुआ क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली? नोट यूनिफॉर्मली रीच्ड। मतलब यहाँ पे जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना कि साल में भाई, डिफरेंस हम होता है? क्या देखते हैं, कुछ एरियाज को देखते हैं, मनाली शिमला लेह लद्दाख, वो रीच हो गई इकोलॉजिकल कैपेसिटी। पर बाकी एरिया क्या है, वो क्या है, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये इसमें व्यू आना था। अधिकतर ने कर दिया होगा रीच, सारा कर दिया होगा। अधिकतर ने किया नोट रीच। तो ये बैलेंस किसने अचीव किया है? स्वप्निल, गुंजन? नहीं। फिर क्या सोच रहे हो तुम, वही रटे हुए आंसर? अरे दिमाग लगाओ, तभी तो टॉपर बनोगे। चलो, पहले बेसिक बताओगे, सीनिक ब्यूटी है, कल्चर हेरिटेज है, दो तीन बातें और लिख देना, मैंने कम लिखा, इसके कारण टूरिज्म तो है, नो डाउट। ठीक है, उससे अगेन जीएसडीपी में स्टेट की कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। जैसे एग्जांपल दोगे, 7% ऑफ जीएसडीपी हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म से आती है, वो भी ठीक, एक्सेप्टेड। पर इसका कंसर्न ये हो रहा है कि इससे इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी रीच हो रही है। ठीक है, और वो कैसे हो रही है, जो हॉटस्पॉट्स हैं, लेह हो गया, हरिद्वार हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, इनमें एक्सीड कर गई इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को। और मैंने यहाँ पे ये भी दे रखा है कितना नंबर है, कितने लोग विजिटर हरिद्वार विजिट करते हैं। तो ऐसा आप नंबर दे सकते हो जिससे लगेगा हाँ भाई यहाँ पे इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई है। पर फिर आप अदर व्यू दोगे, लेकिन स्टिल वास्ट एरिया दैट रिमेन अंडर यूटिलाइज, अभी वहां पे नहीं है। तो ऐसा व्यू यहाँ पे एक्सपेक्टेड था आपसे। बस यहीं पे डिफरेंस आता है कि कहाँ हम नंबर 110 या 120 ला रहे हैं, कहाँ हम नंबर 70 80 ला रहे हैं। ऐसे एक एक क्वेश्चन को कहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हमारी हो रही है, किस लेवल पे है। पेपर सारे पूरा करके आएंगे, पेपर नहीं पूरा हुआ वो तो फिर तो वैसे सिस्टम नहीं है कुछ भी। पेपर पूरा करने के बाद किस कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हो, वो सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये सब मैंने कर दिया था, ये देखना है हमें। हाँ भाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। ठीक है, इतने मिलियन टन वेस्ट हो गया और इतना फॉरेस्ट लॉस हो गया, तो हो रही है। सोशल डिसरप्शन हो गया, ओवर क्राउडिंग कर, हरिद्वार में लगभग 15 करोड़ विजिटर विजिट करते हैं, तो ये आप शो कर रहे हो हाँ भाई यहाँ पे रीच हो रही है। क्लाइमेट वनरेबिलिटी, 70% स्प्रिंग्स ड्राई हो गए हैं। समझ रहे हो, फैक्ट के थ्रू आप बता रहे हो, ऐसे नहीं कह रहे। ये डेटा फिर हर जगह यूज कर लेना बार बार, 70% स्प्रिंग ड्राई कर दी पहाड़ों में, खत्म बात। टूरिज्म बूस्ट लोकल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट, इट्स करंट फॉर्म इज लार्जली अनरेगुलेटेड एंड इकोलॉजिकली इनसेंसिटिव। ये लाइन भी लिख दी आपने कि भाई लार्जली, हम डिनाई नहीं कर रहे उस बात को। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया है जहाँ पे अभी बचा हुआ है। लोकलाइज्ड इम्पैक्ट टूरिज्म कहाँ पे, कुछ ही एरियाज में है। जैसे 95% जो टूरिज्म है वो कहाँ पे, 5 से 10% एरिया में, बाकी अभी अनएक्सप्लोर्ड या अंडर यूटिलाइज्ड है। इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है कि 8,000 करोड़ रुपए तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म से कमाता है, तो नेसेसिटी भी है। लास्ट में आप यही बताओगे फिर इसको हम कैसे वे फॉरवर्ड करके बैलेंस करके लेके आना है, आगे समझो, ये अप्रोच होना था। इको ईसीसी रीच है, सर्टेन एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, फायदा है उसका। फिर उसको करना कैसे है भाई, इको टूरिज्म हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो, प्रॉपर गाइडलाइंस हो, करना तो है, नेसेसरी तो है ही। ठीक है, उसको कैसे करना है वो भी फॉरवर्ड होगा। अब इको टूरिज्म का क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए टूरिज्म का। ऐसे आए कुछ, तो ये बस ये पॉइंट लिख के आने सारे। ठीक है। हाँ गौरव, हो रहा है फायदा कुछ? गौरव, बहुत नई चीजें मेहनत सीख करना रहे हो है। कुछ? बहुत, आवाज नहीं आ रही। हाँ। हाँ सब क्या? सीख रहे हैं सर, अभी तो बहुत मेहनत करना है। शाबाश, चल आ जाओ टेस्ट नंबर 10 पे। ऐसे हर क्वेश्चन पे बस एक चीज सीखो कि मैंने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है, उसको अलग से अपने ब्लैक पेन ग्रीन पेन से लिख लो। एक क्वेश्चन में एक लर्निंग कर ली तब भी बहुत है, तो वहां पे फिर हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेपर में लगभग 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहां 20 करने हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना पॉइंट सेट हो जाएगा तुम्हारा। इतनी रिग्रेस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग मैंने तुम्हें 4 से स्टार्ट किया था, तुम 7 8 लिख रहे हो रोज क्वेश्चन, तो ठीक है, काफी कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। देखो ये पहले दो क्वेश्चन ना हम करेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे थे आईआरएनएस और जूनो। इसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते वो मैंने मॉडल आंसर में दे दिए हैं। कि अगर जूनो आ रहा है जिसको आपको कुछ कुछ भी नहीं पता, तो इसके मॉडल आंसर देखना, मैंने 4 पॉइंट दिए कि कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन क्या क्या एक्सप्लोर करेगा, वो आप आने वाले में रेप्लीकेट कर लेना। आज सेंस नहीं बनाता जूनो को लिखने का आंसर, पर इसके डायमेंशन आप मॉडल आंसर में दोनों के चेक कर लेना। ठीक है, आईआरएनएस से ही हो जाएगा, इसका एडवांस वर्जन कभी कुछ आ जाए,
या फिर और कोई जीपीएस सिस्टम या फिर ग्लोब कोई भी आता है इससे रिलेटेड, तो आप वही आईआरएनएस वाले कैसे रीजनल डेवलपमेंट में, कैसे फिशिंग में, कैसे नेविगेशन में हेल्प करेगा, वो सारे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप थर्ड। ये अभी थोड़ा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ये पहले भी आ चुका है सोचो, अब इस कंटेक्स्ट में दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करना, कुछ ना हो तो मॉडल आंसर इसको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन करेंगे थर्ड। प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी and examine its ecological, economic and political implications in the context of changing bilateral relations। तो पहले कभी कुछ हुआ होगा तब क्वेश्चन आया था, अब वापस हुआ है आई विट तो दोबारा आ जाएगा। ठीक कर लो इसको। 12.5 200 वर्ड्स और 9 मिनट्स।
जो आपका मॉडल आंसर रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इस बार कहीं ना कहीं आ सकता है 1 2 3 इस क्वेश्चन पे निशान बनती है फाइव। चलो जी, ओवर। ठीक है। थोड़ा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पहले बताओ, फिर रिसेंट पहलगाम टेरर अटैक का तुमने कैप्टन अबेंस है ना उसका बता देना। फिर जो तीनों पॉइंट है इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पे है ना। तो इकोलॉजिकल में बताओगे इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और फिर कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बाद फिर ट्रीटी में उतना पानी हम रिलीज कर रहे हैं, हमें खुद रिक्वायरमेंट है, तो एक क्लाइमेट चेंज का एंगल डलेगा और एक आपका इको सिस्टम डिग्रेडेशन का एंगल डलेगा, कैसे डैम वैम बन के हो रहा है। फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आप बताओ एग्रीकल्चर में, है ना पाकिस्तान काफी एरिया रिलाई करता है एग्रीकल्चर पे, हाइड्रो पावर और सस्पेंशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कि हमारे और बायलेटरल स्ट्रेन बढ़ सकते हैं इससे ज्यादा, है ना। पाकिस्तान ने तो उसको एक्ट ऑफ टेरर का नाम दिया है, ठीक है, तो एक्ट ऑफ टेरर, तो ऐसे और बायलेटरल स्ट्रेन्स बढ़ेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि इसकी कई बातें बहुत पुराने तरीके से चलती आ रही है, मेजरमेंट के तरीके, तो वे फॉरवर्ड में आप ये बताओगे कि मॉडर्न तरीके से उसको रिवाइव करने की जरूरत है ना। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये हो गया। फिर रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपर राइपेरियन है पर कई जगह पे हम लोअर राइपेरियन भी है ब्रह्मपुत्र के केस में, ठीक है। फिर बांग्लादेश उधर वहां पे है तो वो भी थोड़ा घबराएगा इस तरीके से, उधर चाइना से हमारा ब्रह्मपुत्र, तो ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे भी इम्पेक्ट डालेगा। फिर आगे इतने ज्यादा नहीं पर दो तीन, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो वो देना है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा आज घर जाके या कोई करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वो हम करेंगे, 7 8 10 पॉइंट लिखेंगे लेटेस्ट वाले, फिर वो ऐड कर लेंगे, इसके आने के चांस है इस बार। ठीक है, चलो फिर ये वे फॉरवर्ड बता दे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। 11 मिनट्स, 15 मार्क, 250 वर्ड्स। इस्थमस और स्ट्रेट्स का सिग्निफिकेंस बताना है इंटरनेशनल ट्रेड में।
हाँ भाई चल रहा है। चलो हो गया टाइम ओवर भी तुम्हारा। कितना खेलोगे इसमें? पॉइंट इसमें कम ही आएंगे थोड़े। पर ठीक है, मैनेज करना था, डायग्राम बनाना है फिर आगे। चलो पहले थोड़ा बता दो, है ना, स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में। फिर अगेन स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम गेट भी होते हैं, जैसे कि आप बताओगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, और मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, यही सब कॉमन चीजें आएंगी आपकी, कितने एनर्जी है, कितना ट्रांसपोर्ट होता है, बट डेटा थोड़ा इसमें डालना था आपको। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप बताओगे इसमें, ठीक है। शॉर्टर रूट कंपेयर, देखो यहाँ से सुएज कैनाल से फिर आप एक स्टेट यहाँ से आगे पूरा अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और एक दो स्टेट, एक बाबल मंडेब। फिर ये रूट लेना पड़ता था पहले, अभी इसके थ्रू आप आ जाओगे यहाँ से, ठीक है। और सुएज कैनाल का एग्जांपल हो गया, एसोसिएट बाबल मंडेब स्ट्रेट हो गया आपका, यहाँ पे बाबल मंडेब से आके टाइम बच जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहां जहाँ पे जो लोग स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी, क्योंकि उससे फिर ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सब इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये वर्ड लिखना, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। फॉर इंस्टेंस टेंशन इन द साउथ चाइना सी, पर्टिकुलरली अराउंड द मलक्का स्ट्रेट। मतलब हर पॉइंट में एक अलग स्टेट का एग्जाम्पल डाल दो, ये है इसमें तो। ठीक है, तो मलक्का हो गया, ऊपर वाला बाबल मंडेब हो गया, हॉर्मुज हो गया, है ना। फिर वनरेबिलिटी ऑफ चौक पॉइंट्स है, स्वेज कैनाल ब्लॉकेड हुआ था, ठीक है। फिर इस्थमस के बारे में बताओ, इट फैसिलिटेट लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी, यहाँ पे कैनाल बन जाते, फिर पैनामा कैनाल के बारे में बता देना, ठीक है। कैनाल डेवलपमेंट एंड ट्रेड एनहेंसमेंट, जैसे पैनामा कैनाल हो गया। जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा वो पॉइंट, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स डालने हैं इसमें, रीजनल ट्रेड हब्स, फिर ये भी होता है जो ये आपके स्ट्रेट्स होंगे या इस्तमस होंगे जहां से क्रॉसिंग हो रही है, वो अपने आप में एक रीजनल ट्रेड हब बन जाते हैं। उसके आसपास पोर्ट फैसिलिटीज या बाकी फैसिलिटी डेवलप होती है, ठीक है, तो ये अपने आप में रीजनल ट्रेड हब बन जाते हैं। फिर इनके कुछ चैलेंज भी हैं, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के चांस होते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न, सिक्योरिटी इशू होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस और ये सब चीजें। फिर इसमें ये और बता देना फायदा की, जो कंट्रीज होती हैं उनको, मान लो स्वेज कैनाल है ना, या कोई स्ट्रेट है या कोई इस्तेमाल है, तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, टोल के थ्रू या बाकी थ्रू उनको चार्जेस मिलते हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है उनको। इस तरीके से इसको हम लिख दें, मतलब 7-8 पॉइंट लिख के अपना उन्हीं के थ्रू में करना था। अब ये 7-8 पॉइंट मॉडल आंसर से निकाल लेना, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कर देना, या फिर ट्रेड का क्वेश्चन आता है तो उसमें रोल डाल देना, इस रोल ऑफ इस्टमस एंड स्ट्रेट्स, तो ये वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक का अपना स्टाइल होता है ना, ऐसे वो नहीं करना, कोई फिक्स करना है। बस जो भी लिखा है उसको बहुत प्रिसाइजली विद एग्जांपल्स और क्लियरली लिखना है, सारे आंसर की। अगेन बताया ना, इट्स एन सब्जेक्ट ऑफ आर्ट नॉट अ साइंस, तो आप अपना, आपका इनोवेशन है वो हमेशा अप्रिशिएबल है। मैं कभी नहीं कहता इसको फॉलो करो, ये तो इसलिए होता है कि आपको एक एडिशनल मिल जाएगा आपके आर्ट के अंदर, जो कमी है उसको ठीक कर लो, बाकी अपना हमेशा स्टाइल इनोवेट करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि एग्जामिनर को, मैं ये मैंने सोचा है, आप कुछ अपना सोच रहे हो, अच्छा है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। Fifth question, the interlinking of river can provide viable solution to the multidimensional interrelated problems of drought, floods and interrupted navigation critically examined। 2-3 बार आ चुका है, इसका मॉडल आंसर ही पढ़ लेना, सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, वही पॉइंट सारे पुराने वाले रहेंगे, पुराना भी है काफी। इसको करेंगे हम ये, क्योंकि ये बहुत सीधा है, इसमें हो जाएगा मैनेज। ये करना है अपने को, ये थोड़ा थिंकिंग वाला है। इन वट वे कैन फ्लड्स बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलेट नेविगेशन इन इंडिया। ठीक है, तो फ्लड्स को आपको कन्वर्ट करना है इरिगेशन के लिए और इनलैंड नेविगेशन के लिए, कैसे कर सकते हो वो बताना है। 250 वर्ड्स, 115, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स, ये क्वेश्चन करो।
इसमें इंटरलिंक सारा 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 इंटरलिंक कईयों ने कर सर दिया माइक लगा लीजिए प्लीज। सारा सारा एक पॉइंट कईयों ने सारा लिखा हुआ सारा लिखना है, सीधा सर माइक का यूज कर लीजिए प्लीज। क्या क्या करूं? ठीक है। चलो भाई, मैं कह रहा था केवल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे नहीं लिखना है, इस पे उस पे तो एक पॉइंट है, वो बाकी पॉइंट्स और बताने हैं। कैसे जो आपके फ्लड है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इरिगेशन के लिए, है ना। और दूसरा आप अपना कैसे इनलैंड नेविगेशन के लिए। तो इरिगेशन के लिए देखो कैसे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कर लो, जो भी पानी आ रहा है उसको स्टोर कर लो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लो ताकि बाद में यूज हो जाएगा। फिर मैंने कहा था गवर्नमेंट की स्कीम डाल सकते हो आप, जल युक्त शिविर अभियान डाल दो। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम मैंने केस स्टडी दे रखी है, वो यूज कर लेना। फिर इसके बाद आप डालोगे एक्वीफर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अब कई बच्चों ने पूरा आंसर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे लिख दिया होगा, फिर वो उतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर आपको करना है वेटलैंड रिस्टोरेशन, क्योंकि जब फ्लड आ रही है और वेटलैंड नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना कुछ भी, तो वेटलैंड को भी रिस्टोर करना है, फिर वो पानी बाद में यूटिलाइज जाएगा फॉर द इरिगेशन पर्पस। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो नेविगेशन इंप्रूव करने के लिए। ये सब हमने कर लिया, ठीक है। नीदरलैंड का फ्लड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। जल युक्त शिविर अभियान हो गया। ये सारे आपको मैंने दे रखे हैं, इसमें देख लेना। अब आप देखते हैं फ्लड मैनेजमेंट एंड इनलैंड नेविगेशन। तो वहां पे क्या करोगे, नेशनल वाटरवे डेवलप करोगे आप, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्लानिंग करो, एक दूसरे से रिवर ट्रांसफर के लिए, वो भी इंटरलिंकिंग रिवर का आ गया यहाँ पे भी। रिवर ड्रेजिंग एंड चैनलाइजेशन, ठीक है, ताकि जब फ्लड आए तो पानी उसमें आराम से आ जाए, कैपेसिटी ओवरफ्लो ना हो वहाँ पे। तो रिवर ड्रेजिंग एंड चैनलाइजेशन, एग्जाम्पल जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवे वन पे जो किया है। तो एग्जाम्पल के साथ बता दो कि यहाँ पे कर रखा है ये काम। फिर आगे वे फॉरवर्ड में क्या करना है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ठीक है। डिजिटल वाटर इंटेलिजेंस, तो अगेन एक वही GIS AI बेस ये सब यूज कर लिया हमने, है ना। प्रमोट इनलैंड नेविगेशन एज ग्रीन लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जितना इनको प्रमोट करेंगे फिर उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे तो फिर फ्लड वाटर यूटिलाइज हो जाएगा। यूज ऑफ बैराजेस एंड लॉक गेट सिस्टम, पानी को रोको जब रिक्वायर्ड है फिर भेज दो, ठीक है। तो बैराज सिस्टम और लॉक गेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। फिर ये केस स्टडी में डाल सकते हो आप केरला की, बांग्लादेश की, और एक मैंने जापान और नीदरलैंड का दिया है। रूम फॉर द रिवर, तो जब पानी आता है वहां पे तो दे हैव रूम प्रॉपर प्लानिंग, तो फ्लड नहीं आती है। रूम फॉर द रिवर मॉडल इंटीग्रेट्स फ्लड इनटू द अर्बन प्लानिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे आपने जो रिक्वायरमेंट थी उससे केस स्टडी भी बिल्कुल रेलिवेंट दी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। 9 और 10 हो गए ना आज, कल करेंगे 11 और 12। ठीक है भाई, थैंक यू।